हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें अपना 5वां लेसन चल रहा था और लेसन था हमारे सिंचाई एवं जल निकास के बारे में, जिसमें सिंचाई एवं जल निकास के बाद आज अपन पहुंच चुके हैं जल के संरक्षण की जो विधियां हैं। अपन आज पढ़ेंगे वर्षा जल के संरक्षण की विधियों के बारे में। ठीक है, तो कैसे अपन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं वर्षा जल के संग्रहण के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में अच्छे से अपन चर्चा करने वाले हैं इस लेसन। आज के शायद ये आखिरी पार्ट है इस लेसन का। ठीक है, उम्मीद रहेगी, कोशिश रहेगी कि पूरा कंप्लीट कर ले इसको जल्दी से। ठीक है, तो 7वां पार्ट है हमारे इस लेसन का। देखिए, वर्षा जल संग्रहण की विधियां क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो समतलीकरण एवं मेड़बंदी। पहली जो विधि है जमीन को समतल करना। वर्षा जल संग्रहण की सबसे बड़ी विधि यही है कि समतल करना। ठीक है, तो पहले तो वर्षा जल संग्रहण की विधियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। वर्षा जल संग्रहण की विधियां। ठीक है, जिसमें पहली है हमारा समतलीकरण एवं मेड़बंदी। समतलीकरण एवं मेड़बंदी। ठीक है, अब समतलीकरण एवं मेड़बंदी में क्या होता है, खेत को समतल किया जाता है, क्योंकि अगर ढलास वाली होगी तो बारिश होगी वो बहकर कहीं ना कहीं चली जाएगी। तो खेत को एकदम समतल रखा जाता है, जिससे जो भी बारिश का पानी हो वो कहाँ हो, खेत के अंदर ही इकट्ठा हो। ठीक है, जल विकास वितरण की जो असमानता होती है उसको दूर करना। पहले तो क्या करना, अपन को खेत में समतलीकरण द्वारा वर्षा तथा जल वितरण की असमानता को दूर करना। ठीक है, पहली ही चीज है खेत में समतलीकरण द्वारा वर्षा तथा जल वितरण की असमानता को दूर करना। असमानता को दूर करना कैसे? ठीक है, अगर देखिए अपन ये उबड़ खाबड़ जमीन हो गया, एक तरफ की ढलास होगी, तो मान लो रात को बारिश हुई हल्की सी, ठीक है, सारा पानी बह के एक तरफ आ गया, तो हम देखते हैं क्या पानी, क्या बारिश वहीं पर हुई है, ठीक है, या दूसरी तरफ बारिश नहीं हुई, तो वो जो वर्षा का जल है वो वितरण भी असमान होता है। तो जब अपन समतलीकरण कर देते हैं तो यहाँ बारिश हो रही है तो यहाँ का पानी यहीं पड़ा रहता है, यहीं के पौधों के लिए उपयोगी आता है, काम में आता है। ठीक है, समतल भूमि से क्या होता है, जल का बहाव कम होने के कारण वर्षा जल भूमि में अधिक मात्रा में रिश्ता है वह नमी गहराई तक बनी रहती है। समतल होने से क्या होता है कि पानी बहता नहीं है, बहाव कम होता है। बहाव कम होने से क्या होता है कि जो पानी होता है वो जमीन के अंदर रिश्ता है और नमी जो होती है जमीन के अंदर की नमी गहराई तक बनी रहती है। ठीक है, तो समतल भूमि से जल का बहाव कम होता है, जिससे जल भूमि में अधिक मात्रा में रिश्ता है तथा नमी अधिक गहराई तक बनी रहती है। नमी अधिक गहराई तक बनी रहती है, अधिक गहराई तक बनी रहती है। पानी जितना रिसेगा जमीन के अंदर जाकर उपलब्ध होगा तो वहां पर नमी
बनी रहेगी। ठीक है, खेत को समतल कर चारों ओर न्यूनतम, खेत को समतल करके चारों ओर न्यूनतम कम से कम 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ बनाकर क्या करते हैं, वर्षा जल, पोषक तत्व, खाद, बीज के बाहर जाने को रोका जा सकता है। बारिश, खेत को तो अपन ने समतल कर दिया, लेकिन बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश होगी तो कितना भी समतल करेंगे तो पानी तो बहेगा ही बहेगा, बहाव कम होता है, हमने पढ़ा है बहाव कम होता है, कम होता है, ठीक है, बहाव रुकता नहीं है, ठीक है, तो बहेगा तो है, तो उसको बहने से रोकने के लिए क्या करते हैं, खेत के चारों तरफ 50 से 60 सेंटीमीटर की मेड़बंदी कर देते हैं, जिससे बारिश जल के, वर्षा जल के साथ घुलकर जो पोषक तत्व, खाद, बीज होते हैं वो खेत से बाहर ना जाए। ठीक है, तो खेत को समतल कर चारों ओर न्यूनतम 50 से 60 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ बना देते हैं, मेड़ बनाते हैं, जिससे वर्षा जल, पोषक तत्व, खाद व बीज बहकर खेत से बाहर नहीं जाए। बाहर चले गए खेत से तो फिर हमारे तो क्या फायदा, बारिश हुई है मान लीजिए, क्या फायदा, बारिश का पानी चला गया बाहर, बारिश के पानी के साथ साथ खाद, पोषक तत्व वो भी चले गए, कुछ तो उल्टा और ज्यादा नुकसान हो गया, तो समतलीकरण होना। ठीक है, फिर समोच्च बांध एवं वानस्पतिक अवरोध, जो दूसरा क्या है, वर्षा जल संग्रहण की विधि है समोच्च बांध व वनस्पति अवरोध। समोच्च बांध बनाकर व वानस्पतिक अवरोध, ये भी वर्षा जल के संग्रहण की विधियां हैं। ठीक है, अब कैसे हैं, क्या होता है इसमें देखिए, समोच्च बांध व वनस्पतिक अवरोध में ढलान के अभिलंब दिशा में क्या करते हैं, मिट्टी के समोच्च अवरोध बनाकर दो वर्षा जल के बहाव व मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, वर्षा जल के बहाव व मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। ढलान के अभिलंब दिशा में, मान लो ढलान नीचे की तरफ है तो इसकी अभिलंब दिशा में क्या कर सकते हैं अपन, ऐसे, ठीक है, पानी का बहाव ऐसे है तो इसकी अभिलंब दिशा में अपन क्या कर सकते हैं, अवरोध बनाकर, कोई भी अवरोध, बाधा बनाकर क्या कर सकते हैं। ठीक है, वर्षा जल के बहाव व मृदा क्षरण, क्योंकि पानी अगर बह रहा है तो ढलान से बह रहा है तो उसके साथ मिट्टी को भी लेके जा रहा है, तो मिट्टी की क्षरण को भी अपन रोका जा सकता है। ठीक है, तो ढलान की अभिलंब दिशा में, ढलान की अभिलंब दिशा में मिट्टी के समोच्च अवरोध बनाकर वर्षा जल के बहाव तथा वर्षा जल का जो बहाव होता है तथा मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। ठीक है, आगे ढलान के अभिलंब, ढलान इस तरफ है तो उसके अभिलंब बनाकर, ठीक है, दो समोच्च अवरोधों के मध्य 60 से 70 मीटर की दूरी रखी जाती है, जो
स्थानीय वर्षा व ढलान पर निर्भर करती है। अब दो समोच्च अवरोध के बीच, ठीक है, ऐसे पानी बह रहा है, यहाँ एक अवरोध बना दिया और दूसरा अवरोध आगे बना दिया खेत में, तो कम से कम इस अवरोध से इस अवरोध के बीच 60 से 70 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो दो समोच्च अवरोध के बीच 60 से 70 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर की दूरी रखी जाती है, जो ढलान तथा वर्षा पर निर्भर करती है, ठीक है। ये वर्षा और ढलान पर निर्भर करती है। ढलान और वर्षा अगर अधिक हो तो पास पास रखे जाते हैं और ज्यादा हो तो कम, बीच में दूरी कम रखी जाती है, ठीक है। समोच्च अवरोध कैसे होने चाहिए? अवरोध किस प्रकार के होने चाहिए? समोच्च अवरोध कम से कम 0.75 से, ठीक है, 1 मीटर ऊंचे व 1 से 1.5 मीटर चौड़े आधार के बनाए जाने चाहिए। 1 से लगभग 1 मीटर के मान लो आप ऊंचे बनाओ और चौड़े कितने बनाओ? 1.5 मीटर के, ठीक है। समोच्च अवरोध 0.75 से 1 मीटर ऊंचे तथा 1 से 1.5 मीटर चौड़े बनाने चाहिए, ठीक है। चौड़े ज्यादा बनाने चाहिए क्योंकि बहाव तो इस तरफ से आ रहा है, जोर तो इस तरफ से पड़ेगा, तो जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। फिर ये तो हो गए समोच्च अवरोध के बारे में। तीसरा देखते हैं समोच्च नाली के बारे में। समोच्च नालियां भी बनाई जाती है। समोच्च नाली क्या होती है? देखिए, ढलान की जो अभिलंब में समोच्च नाली बनाई जाती है। इसमें क्या होता है? ढलान के अभिलंब में समोच्च नाली, ठीक है। ढलान के अभिलंब में समोच्च नाली बनाते हैं। क्या करते हैं? समोच्च नाली बनाते हैं ढलान के अभिलंब में। ढलान की तरफ बनाई मेड़ बहते पानी के मार्ग में अवरोध का कार्य करती है, ठीक है। इस तरफ से नाली बनाई जाती है, अभिलंब में से नालियां बनाई जाती है और इसी के ढलान की तरफ, इस तरफ ढलान है तो इस तरफ क्या अवरोध जो बनाए गए हैं अपने समोच्च अवरोध में, वो भी कार्य करते हैं, इसका सहायता का कार्य करते हैं। ढलान की तरफ बनाई गई मेड़ समोच्च अवरोध का कार्य करती है। समोच्च अवरोध का कार्य ये करती है, ठीक है। अब नाली कैसी होनी चाहिए? 0.75 से 1 मीटर व 0.60 से 0.75 से नाली 0.75 से 1 मीटर लंबी मीटर व नाली क्या होनी चाहिए? 1 मीटर लंबी, मीटर गहरी तथा 0.60 से 0.75 मीटर, 0.60 से 0.75 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और दो नालियों के मध्य 60 से 90 मीटर का क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। दो नालियों के
मध्य 60 से 90 मीटर का अंतराल, 60 से 90 मीटर का क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। ठीक है। अब खेत में जल धारण क्षमता बढ़ाना, खेत में जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए भी अपन वर्षा जल संग्रहण की कैसे कर सकते हैं, वो देखिए। खेत में जल धारण क्षमता बढ़ाना, खेत में जल धारण की क्षमता बढ़ाना। ठीक है, कैसे बढ़ा सकते हैं और वर्षा जल संग्रहण करके कैसे जल धारण की क्षमता बढ़ाते हैं। देखिए कैसे बढ़ा सकते हैं। जुताई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तैयारी व बुआई के बीच कम समय अंतराल हो। ठीक है, तैयारी व बुआई के बीच कम समय अंतराल होना चाहिए जब अपन क्या करते हैं, हम जुताई करते हैं। ठीक है, तो जुताई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तैयारी एवं बुआई के बीच कम समय अंतराल हो। ठीक है, इससे तो जल धारण क्षमता बढ़ सकती है। ठीक है, फिर बुआई के लिए क्या करना चाहिए। बुआई के लिए अच्छी तरह खेत तैयार करने के लिए हमें किसका, सीप और ड्रेसर, सीप कल्टीवेटर द्वारा अच्छी तरह जो बुआई तैयार करने के लिए खेत को अच्छी तरह तैयार करने के लिए हमें सीप कल्टीवेटर द्वारा एक जुताई बरसात के समय और एक जुताई बुआई से पहले पर्याप्त होती है। ठीक है, अब बुआई के लिए अच्छी तरह खेत तैयार करने के लिए सीप कल्टीवेटर द्वारा एक जुताई वर्षा के समय तथा एक जुताई बुआई से पहले करनी चाहिए। ठीक है, बारिश से पहले वर्षा के समय करने से क्या होता है, जो भी मिट्टी कठोर परत में बदल चुकी थी उसको तोड़ने पर क्या हो जाता है, वो मुलायम हो जाती है, नरम हो जाती है और पानी, वर्षा का पानी आराम से जमीन के अंदर स्टॉक हो सके, भंडारित हो सके। दूसरी चीज ये है कि हाँ, अगर बुआई से पहले करेंगे तो बारिश आने पर वापस पानी सोख जाने के बाद तो क्या वापस पपड़ी बनने लगती है, तो फिर से उसको सीप कल्टीवेटर द्वारा क्या करते हैं, कल्टी निकाल के उसकी जुताई करके अपन क्या कर सकते हैं, फिर से जुताई बुआई से पहले करनी चाहिए। ठीक है, जुताई हमेशा कैसे करनी चाहिए, खेत के ढाल के दिशा के अभिलंब की में करनी चाहिए। जुताई हमेशा खेत की ढाल के अभिलंब दिशा में करनी चाहिए। ठीक है, इससे मृदा क्षरण व जल के बहाव में कमी आती है। जैसे खेत का ढाल इस तरफ है तो हमें जुताई इस तरफ करनी चाहिए, अगर खेत की ढाला नीचे की तरफ है तो हमें इसके इस तरफ जुताई करनी चाहिए। ठीक है, खेत की जुताई हमेशा ढाल की दिशा के अभिलंब, ढाल की दिशा के अभिलंब में करनी
चाहिए जिससे, जिससे क्या होता है, जिससे मृदा क्षरण व जल के बहाव में कमी आती है, जिससे मृदा क्षरण व जल के बहाव में कमी आती है। जल के बहाव में क्या होता है, कमी आती है, ठीक है, जल के बहाव में कमी आती। स्क्रीनशॉट ले आप इसका, आगे बढ़ते हैं। पट्टीदार सिंचाई क्या होती है। आगे है हमारा पंक्तिदार बुआई। पंक्तिदार बुआई क्या होती है, देखिए चर्चा करते हैं इसके। पंक्तिदार बुआई अगली जो हमारी 5 ही है। पंक्तिदार बुआई, पंक्तिदार बुआई। पंक्तिदार बुआई क्या होती है, देखिए 2 प्रकार की फसलों को एक के बाद एक कतार में बोया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 प्रकार की फसलों को एक के बाद एक कतार में बोया जाता है। जैसे ये कतार है, पहली किसी और फसल की, दूसरी किसी और की, वापस इसकी, ठीक है। ये पहली ये दूसरी फसल की, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 प्रकार की फसलों को अलग एक के बाद एक कतार में बोया जाता है, कतार में बोया जाता है, ठीक है, कतार में बोया जाता है। पट्टीदार सस्यन या खेती से वायु द्वारा मृदा क्षरण को रोकने के साथ साथ क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न अधिकतम उपज होती है, एक तो वायु क्षरण, ये पट्टीदार बुआई करने से क्या होता है, एक तो वायु क्षरण में कमी आती है, वायु क्षरण को रोका जाता है, ठीक है। वायु क्षरण में को रोकने के साथ साथ इससे क्या होता है, उपज में भी वृद्धि होती है, ठीक है। पट्टीदार, ठीक है, पट्टीदार सस्यन से वायु द्वारा मृदा क्षरण में रोकने तथा प्रति इकाई क्षेत्र की उपज भी अधिक होती है, उपज भी क्या होती है, अधिक होती है, प्रति इकाई क्षेत्र की जो उपज होती है वो भी अधिक होती है, ठीक है। ये तो था पट्टीदार या पंक्तिदार बुआई के बारे में। अब है सतही पलवार। सतही पलवार क्या होता है ये अपन देखते हैं। छठा हमारा सतही पलवार। सतही पलवार क्या होता है, देखिए सतही पलवार में क्या होता है, इनमें संचित नमी को बचाए रखने के लिए खेत से निकाले गए खरपतवार व अन्य घासों से सतह पर की गई पलवार मृदा के वातीय व जलीय क्षरण
तथा मृदा नमी को बचाने में काफी सहायक होते हैं। अब इसमें सतही पलवार में क्या होता है, जो भी अपन खेत से नमी को बचाने के लिए, जो भी जमीन के अंदर नमी होती है उसको बचाने के लिए हम खेत से जो भी खरपतवार उखाड़े हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको सतह पर बिछा देते हैं, उनके पत्तों को हम क्या करते हैं, बिछा देते हैं, ठीक है। तो देखिए संचित नमी को बचाए रखने के लिए इसमें क्या करते हैं, संचित नमी को बचाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए खेत से निकाले गए खेत से निकाले गए खरपतवार व घास फूस से सतह पर की गई पलवार या आवरण, जो अपन कहते हैं पलवार, सतह पर की गई पलवार, सतह पर की गई पलवार मृदा के वातीय व जलीय शरण, मृदा के वातीय व जलीय शरण तथा मृदा नमी को बचाए रखने में सहायक है। ऐसा करने से मृदा की नमी को काफी हद तक बचाया जा सकता है। अब उचित फसलों का चुनाव व समय पर बुआई करना, ये भी वर्षा जल संग्रहण की एक विधि है, संग्रहण भी कह सकते हैं, और या फिर वर्षा द्वारा जो जल संग्रहित हुआ है जमीन के अंदर, उसका टाइम पर उपयोग करना, करने से भी अपन वर्षा जल को टाइम पर काम पे ले सकते हैं। और उसके लिए क्या जरूरी है, एक तो सही ढंग की किस्म और फसल की किस्म और समय पर बुआई जरूरी होता है। तो उचित फसलों का चुनाव और समय पर बुआई। 7वां जो है, उचित फसलों का चुनाव व समय पर बुआई, करना है। देखिए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फसलें ऐसी होनी चाहिए जो कम पानी व कम समय में तैयार हो। सबसे पहले तो कम समय और कम पानी में तैयार हो। ये कहाँ पर, ये शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। देखिए, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में फसलें ऐसी चुननी चाहिए जो कम पानी व कम समय में तैयार हो जाए, ऐसी फसल का हमें चुनाव करना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, फसलों की बुआई तैयार हो जाए। तीसरी चीज, वो सूखा सहन करने की भी क्षमता रखती हो। ठीक है, इनमें सूखा सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, इनमें सूखा सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। सूखा सहन करने की इनमें क्षमता होनी चाहिए। बड़ी बात यह है, क्योंकि शुष्क और अर्ध शुष्क में जरूरी नहीं है टाइम पर बारिश हो,
या बारिश इतनी होती नहीं है, ज्यादातर वहां पर सूखा पड़ जाता है। तो ऐसी फसलें होनी चाहिए, चुनाव ऐसी फसलों का करना चाहिए जिसमें क्या हो, सूखा सहन करने की भी क्षमता हो। ठीक है, फसलों की जो बुआई है वो सही समय पर करनी चाहिए। फसलों की बुआई सही समय पर करनी चाहिए, सही समय पर करनी चाहिए फसलों की बुआई। फसलों की बुआई सही समय पर करनी चाहिए, सही समय पर करनी चाहिए। ठीक है, रेतीली मिट्टियों के लिए, जो मिट्टियां रेतीली होती हैं, मिट्टी के लिए, इनके लिए जहाँ की मिट्टियां रेतीली होती हैं वहां पर बाजरी, मूंग, मोट, गवार आदि फसलें उपयुक्त रहती हैं। ठीक है, तो देखिए रेतीली मिट्टियों के लिए बाजरी, मूंग, गवार, मोठ आदि फसलें उपयुक्त रहती है। आदि फसलें क्या रहती है, उपयुक्त रहती हैं, ये उपयुक्त रहती हैं, ये फसलें बोनी चाहिए हमें वहां पर। ठीक है, आदि फसलें बोनी चाहिए। देखिए आगे क्या होता है, आदि फसलें हमें बोनी चाहिए। फसलों की किस्म विशेष का चुनाव भूमि व उपलब्ध जल आदि के आधार पर किया जाना चाहिए। हम जहाँ पर फसल बो रहे हैं उस जमीन पर, हमारे उस खेत में भूमि कैसी है, उपजाऊ है, या किस प्रकार की उसमें मिट्टी है, कैसे पोषक तत्व उसमें ज्यादा है, कौन से कम है। ठीक है, और वहां पर पानी कितना उपलब्ध है जमीन के अंदर, उसके आधार पर हमें फसलों का चुनाव करना चाहिए। देखिए फसलों की किस्म विशेष का चुनाव भूमि व उपलब्ध जल के आधार पर किया जाना चाहिए, आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर ये तो हो गया हमारे 7वां। 8वां देखिए पौधों की संख्या। पौध संख्या एवं रक्षण पर भी वर्षा जल संग्रहण निर्भर करता है। पौध संख्या व रक्षण, अगर ज्यादा संख्या में होंगे, बारिश कम होगा तो वहां पर वो पूरी तरीके से पक नहीं पाएगी, क्योंकि पानी उनको पूरा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बारिश तो बहुत कम है। ठीक है, और पौधे अपन ने ज्यादा संख्या में लगा दिए हैं तो क्या कुछ मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, तो शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण पौधों की संख्या सिंचित कृषि की तुलना में 10 से 15% कम रखी जाती है। जो सूखे क्षेत्र होते हैं वहां पर जितना सिंचित क्षेत्र होता है उससे कम, 10 से 15% कम मात्रा में पौधों की संख्या रखी जाती है। ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में पौधों की संख्या, शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण पौधों की संख्या कुल सिंचित क्षेत्र से 10 से 15% कम रखते हैं। ठीक है,
कम रखी जाती है या रखते हैं, ठीक है। पौधे की संख्या कम रखने से क्या हुआ, घटी हुई पौध संख्या को ज्यादा पानी उपलब्ध रहेगा। पौधे की संख्या कम रखेंगे तो कम संख्या के जो पौधे होंगे उनको पानी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा। पौध की संख्या कम रखने से घटी हुई पौध संख्या को ज्यादा मात्रा में पानी उपलब्ध होगा। ज्यादा मात्रा में क्या होगा, पानी उपलब्ध होगा, उनको ज्यादा मात्रा में क्या होगा, पानी उपलब्ध होगा। बुआई से बीजोपचार करना, बुआई से पहले क्या करना, बीजोपचार करना आवश्यक है, ठीक है। बुआई से पहले क्या करना, बुआई से पहले बीजोपचार करना आवश्यक है। बुआई से पहले क्या करना, बीजोपचार करना। बीजों का उपचार बुआई से पहले ही बीजों का उपचार कर लेना आवश्यक होता है, जरूरी होता है, क्योंकि खराब बीज अगर अपन ने बो दिए तो उससे फसल तो उगेगी नहीं, उल्टा वो जो भी पानी होगा उसको सोख लेगी, पोषक तत्वों को ले लेगी और हमारे वो फसल कुछ काम की नहीं होगी। तो पहले बुआई से पहले फसलों का अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि फसल कौन से स्वस्थ है, कौन से खराब है तो उनका उपचार करना चाहिए, ठीक है। 2-3 वर्ष के अंतराल में जैविक खाद का प्रयोग भी फसल के उत्पादन में काफी सहायक होता है। फसल के उत्पादन में 2-3 वर्ष के अंतराल में हमें जैविक खाद देनी चाहिए, ठीक है। तो 2 से 3 वर्ष के अंतराल में जैविक खाद के उपयोग से फसल उत्पादन में सहायता मिलती है, ठीक है। फिर है खरपतवार निकालना, आखिरी जो हमारा है, ठीक है। 9वां खरपतवार निकालना। खरपतवार निकालना क्या होता है, खरपतवार निकालना, ठीक है। खरपतवार निकालना, ठीक है। अब खरपतवार क्या होते हैं, खरपतवार नाम आता है बार बार। खरपतवार होते क्या है, पौधे के साथ, फसल के साथ अनावश्यक रूप से उपलब्ध उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। नुकसानदायक इसलिए है, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, पौधों को दिया गया जल, पोषक तत्व, ठीक है, ये पौधों के साथ जल और पोषक तत्वों के लिए क्या करती है, प्रतियोगिता करते हैं, लड़ते हैं। अर्थात फसलों को दिया गया जो जल, पोषक तत्व होता है, ये खरपतवार द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और फसलों को प्राप्त नहीं होते हैं। अब खरपतवार के कारण जो फसलों को आवश्यक पोषक तत्व व नमी, पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। खरपतवार के कारण फसलों को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व, फसलों को आवश्यक पोषक तत्व व पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। पौधों को जो पोषक तत्व व पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, क्योंकि जितने फसलों की आवश्यकता होती है उतना तो हम देते हैं उनके लिए,
लेकिन खरपतवार बीच में ही उठा लेते हैं, अपने उपयोग में ले लेते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में फसलों को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, खरपतवार में को क्या करना चाहिए, उपयुक्त फसल चक्र अपनाते हुए खुरपी, कल्टीवेटर या खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है, उपयुक्त फसल चक्र अपनाकर। ठीक है, खरपतवार को उपयुक्त फसल चक्र अपनाते हुए खुरपी, कल्टीवेटर या खरपतवार नाशक दवाइयों के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ आकर हमारे हो जाता है इस लेसन का एंड। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट ले पहले आप इसका अच्छे से। देखिए ये था हमारा सिंचाई एवं जल निकास जो अध्याय। ठीक है, 5वां। इसके बाद अपन 9वां अध्याय आने वाली क्लास में शुरू करेंगे, जिसका नाम है पौधरोशाला या नर्सरी। ठीक है, बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही अच्छा लेसन है वो, इसलिए वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उसके में क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, क्या ध्यान रखने वाली बात है, नर्सरी के किस लिए उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। इसकी अपन कल चर्चा करेंगे और नया लेसन शुरू करेंगे, जो होगा हमारा लेसन नंबर 9, पौधशाला या नर्सरी। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने इस लेसन में पढ़ा है वो आपके लिए उपयोगी होगा, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा और आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।